नहीं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो डस्ट ऑफ स्नो में हम लोग पढ़े इसका सिंपल आइडिया। अब इसका सिंपल आइडिया इसके बारे में मैं आप पढ़ चुके हो कि डस्ट ऑफ स्नो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है, उसी का सिंपल आइडिया है। तो 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका। अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो दिया है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट वाज इन सैड मूड, जैसा कि आपको बताया गया था जब इसको पोएम को पढ़ रहे थे, उसमें बोला गया था कि इसमें पोएट जो होता है बड़ा ही दुखी मन में होता है। जैसा जो आपने पढ़ा था सिंपल आइडिया में, उसी बात सॉरी जो आप लोगों ने पोएम में पढ़ा था उसी बात को आपको यहाँ पे लिखना है। तो द पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कवि क्या था, बहुत ही मतलब दुखी अवस्था में था। जैसे मैंने बोला था कि आपको कोई प्रिय चीज खो जाए तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ही दुखी हो जाते हो। उसी प्रकार से पोएट का भी क्या है, मतलब कुछ ऐसा थिंग्स था, कोई ऑब्जेक्ट था जो खो गया था, इसलिए वो क्या था, बहुत ही दुखी था। फिर दिया इट हैड बीन स्नोइंग, अब जहां वो बैठा था दुख में होकर के, वहां पे क्या था, बर्फ गिर रहा था। दिया है इट हैड बीन स्नोइंग, यानी बर्फीला मौसम था, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी शरद ऋतु था, शरद ऋतु का मतलब ठंडी वाला मौसम रहा होगा, और ऐसे स्थान से बिलोंग करते हैं जहां पे बर्फबारी हमेशा होती रहती है, क्योंकि अमेरिकन पोएट है और अमेरिका में ऑलरेडी हमेशा जो कंटेंट क्या होता है, वहां पे बर्फीली जगह वहां पे है। फिर दिया सून अ क्रो केम, अब जहां पे बैठे होते हैं वहां पे कौवा आता है। कह दिया ना सून अ क्रो केम, एक कौवा आता है। इट सुक, वो क्या करता है, एक डाली पे बैठता है, उसको क्या करता है जी, हिला देता है। सुक माने क्या होता है जी, हिलाना। द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, अब जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं यानी जो बर्फ के कण होते हैं वो क्या होते हैं जी, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे कवि के ऊपर गिरते हैं तो आपको ही पता कि आप किसी ऐसे सैड अवस्था में बैठे हो और आपका फ्रेंड आया और आपको क्या कहते, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते, थोड़ा सा आपको कुछ बातें बताने लगे, तो अपना जो सैडनेस रहेगा वो क्या, कुछ पल के लिए भूल जाएंगे। तो सेम पोजीशन आपका यहाँ पे पोएट के द्वारा भी होता है। जैसे पोएट के ऊपर जो है बर्फ के कण गिरते हैं तो उसका जो माइंड है वहां से डाइवर्ट हो जाता है, यानी डाइवर्ट मतलब हो जाना, वह सैड में होता तो है लेकिन अवस्था उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। फिर दिया दिस चेंज हिज मूड, अब ये क्या करता है, उसकी अवस्था को चेंज कर देता है, उसका जो मूड है सैडनेस वाला उसको बदल देता है। इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट, उसी पल को ये रिप्रेजेंट करता है यानी प्रस्तुत करता है। इट रिप्रेजेंट अ मोमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस, अब देखिए छोटा सा वहां पे आता है परिवर्तन, लेकिन वही परिवर्तन क्या करता है, वो राइटर के यानी पोएट जो है उसके लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंजेस कर देता है। ये बहुत ही बड़ा बात है, सिग्निफिकेंस का महत्व। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में भी वी फेस बहुत सॉरो एंड हैप्पीनेस, जैसा कि सभी को पता है कि हम अपने लाइफ में जो है सॉरो को भी फेस करते हैं, फेस में होता है सामना करना, यानी दुख को भी हम फेस करते हैं और हैप्पीनेस जो होता है उसको भी हम फेस करते हैं। ये हमारे लाइफ का हिस्सा है, दुख और सुख, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, लाइफ के एक पार्ट है और इसका हम आए दिन जो है सामना करते रहते हैं। उसी का सामना यहाँ पे पोएट भी कर रहा था, लेकिन क्या होता है, बर्फ के कण जैसे उसके ऊपर गिरते हैं उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है। Was sorrow and happiness, everyone should be hopeful for better moment, कहते हैं कि सभी को हमेशा जो है एक अच्छे पल का इंतजार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सैड हो गए तो हमेशा सैड ही रहोगे, ये जरूरी नहीं है। अभी आप मान लीजिए आप सैड में हो तो कुछ पल के बाद क्या होगा, आपके अंदर हैप्पीनेस भी आ सकती है। तो हमेशा हमें क्या, बेटर की तलाश में, कहते हैं कि हमेशा अच्छे की तलाश में रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारा कोई चीज खो गया तो हम उसके शोक मनाएं, अरे शोक मना लिया, थोड़ा मना लिया, फिर आगे बढ़ जाओ वहां से, क्योंकि आप हाथ में हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो बहुत से लोग क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कवि जो था ऑलरेडी, जो कवि जो थे ऑलरेडी सैड अवस्था में थे और बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, जैसे हेमलॉक ट्री होता है, और वहां पे कौवा आता है, जैसे कौवा उसमें बर्फ में कण गिराता है तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं और वही चीजें क्या करते हैं, उनके अंदर बदलाव को ला देती है। तो ये इस पोएम के द्वारा हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी अगर आपके सामने और डिफिकल्टीज आती हैं तो ऐसा नहीं है केवल सैड ही अवस्था में है, कुछ ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में जरूर आएंगे जिससे क्या पूरा परिवर्तन वहां पे हो जाएगा। इस पोएम में केवल डस्ट ऑफ स्नो जो थे, बर्फ के जो कण थे, एक्चुअली वो क्या करता है जी, सारी चीजों को चेंजेस कर देता है। फिर इन्हीं का एक पोएम और दिया हुआ है,
फायर एंड आइस, इन्हीं का एक और पोएम है फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ। इसके पहले हमने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, जस्ट लाइक हाउ डस्ट होता है कण और स्नो होता है बर्फ, तो बर्फ और कण के बारे में पढ़ा। यहाँ पे पढ़ेंगे फायर एंड आइस, सेम टू सेम राइटर, सेम टू सेम पोएट है। यहाँ पे भी उसके पोएट जो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। सेम लिखने का पैटर्न जो है आप वही पैटर्न फॉलो करोगे। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कभी भी किसी भी पोएम का आप लिखोगे तो आपको यही करना है। लिखना कैसे है, पोएम का नाम लिखना है, उसके बाद कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो राइटर पोएट है उनका नाम आपको लिखना है। तो द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस जो पोएम है ये भी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो कंपोज किया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेडिक्ट्स होता है भविष्यवाणी करना, यानी यहाँ इस पोएम में जो कवि हो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि फायर एंड आइस जो है यहाँ पे संसार के अंत के बारे में इस कविता में कवि जो है इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो ये हमें लिखना है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार को कैसा नष्ट होगा इसके बारे में कवि जो क्या है प्रेडिक्ट करते हैं, यानी भविष्यवाणी करते हैं। सम पीपुल से, यानी कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग मानते हैं दैट की द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोगों को मानना है कि संसार किससे समाप्त हो जाएगा, कि आइस से, बर्फ से। जिस प्रकार से ग्लेशियर, अब यहाँ पे ग्लेशियर जैसे पिघलेगा तो हमारा जो संसार है उसके द्वारा भी नष्ट हो सकता है। चारों तरफ मंजर ही मंजर ऐसे पानी पानी दिखाई पड़ेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए तो ग्लेशियर के पिघलने से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आइस और रिलेटेड शब्द है वो ऐसे लोगों से है जो फ्रीज का काम करते हैं। फ्रीज का मतलब होता है कि जम जाते हैं, यानी इनके सामने क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे भी लोग क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी को, समाज को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, योगदानी कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो आइस के समान होते हैं, जो कुछ भी सामने वाला कर रहा, बगल में कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो इसके द्वारा भी हमारे संसार का पतन हो सकता है, ऐसा हमें पोएट बता रहे हैं। The world will end in ice according to the poet, यानी according to the poet, यानी कवि के अनुसार यहाँ पे जो दिया हुआ है फायर स्टैंड फॉर डिजायर, जो फायर है वो किसके लिए बताया गया जी, डिजायर के लिए, यानी आग को, यानी जो इच्छा है उसे अग्नि के समान बताया गया है, यानी जो अग्नि है उसे किसी को क्या बताया गया जी, डिजायर, यानी इच्छा के मतलब समान बताया गया, या तो ऐसे भी बोल सकते हो जो इच्छा है वो अग्नि के समान है, ऐसा इस कविता में बताया गया है। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और आइस को किसके लिए बताया गया जी, हेट। हेट होता क्या, जैसे मैंने बोला ना कि सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख देख के नफरत करना या घृणा करना, ये धीरे धीरे क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। To fulfill his desire, the man will destroy the natural resource. अब देखो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, इंसान क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स में आपके जंगल आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ये नेचुरल रिसोर्स होता है ना आपके। ये ऑलरेडी क्या, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंसान क्या कर रहा है, उनकी कटाई चालू कर देता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए केवल। यहाँ पे आगे जो है किस प्रकार से हालात होने वाले हैं इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ये सोच रहा है किस प्रकार से हमारा भला हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, ऐसे भी हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे समाज में लोग मौजूद हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति में विद्यमान चीजें हैं, उसको क्या कर रहे हैं जी, खपत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, हमारे संसार के पतन के कारण बन सकते हैं। फिर once more repeat, according to the poet, यानी पोएट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर, यानी जो फायर है वो किसके लिए आया है जी, डिजायर के लिए। एंड आइस स्टैंड फॉर हेट, और जो आइस है यानी जो बर्फ है वो किसके लिए आया जी, हेट के लिए, यानी घृणा के लिए आया हुआ है। टू फुलफिल हिज डिजायर द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्स। डिस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट करना, बर्बाद कर रहा है। किसको बर्बाद कर रहा है जी, द नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे प्रकृति रूप में जो चीजें मौजूद हैं, जो स्रोत, रिसोर्स किसका होता है, स्रोत होता है,
नेचुरल मैंने कहा था जी प्राकृतिक। जो प्राकृतिक हमारे सामने जो रिसोर्स है मौजूद है उसको क्या कर रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, या एक तरीके से कहा जाए कि वो नेचर के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, हमारे संसार के पतन का कारण बन सकते हैं। एंड ड्यू टू हेट, और नफरत के कारण क्या हो सकता है, टेररिज्म विल टेक प्लेस। जब आप नफरत करिएगा तो टेररिज्म बढ़ता चला जाएगा। टेररिज्म से होता आतंकवाद, यानी जिस प्रकार से आप हेट करेंगे किसी दूसरे से तो धीरे धीरे क्या होगा, नफरत बढ़ता चला जाएगा, और नफरत बढ़ेगा तो एक दूसरे की बदले की भावना जागृत होगी, और जब बदले की भावना जागृत होगी तो ही मारपीट कांड होगा, और उसके द्वारा क्या हो सकता है, संसार के पतन का कारण भी हो सकता है। और मान लीजिए आपसे नफरत करते हैं, तो जब आपसे नफरत करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप भी हमसे नफरत करना चालू करेंगे। अब आपसे नफरत करेंगे इसी प्रकार से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और जब बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा जी, वो ऑलरेडी बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेगा, और ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे पोएट ही बता रहे हैं कि ड्यू टू हेट टेररिज्म विल टेक प्लेस, दस बोथ विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए कहा गया है कि दोनों लोग, यानी दोनों जो चीजें हैं, फायर एंड आइस, फायर मींस डिजायर, आइस मींस हेट, यानी जो इच्छा है या नफरत यानी घृणा जो है, ये दोनों क्या है जी, ये हमारे संसार के पतन का कारण बन सकते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा जो हमारे संसार का पतन हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी बारे में आपको क्या करना है, सेंटेंस आइडिया में आपको लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कम से कम आप 3 याद कर लेते हो तो आपका 100% है। 2 तरह पे लिखा गया, एक आपको और याद करना होगा, है तो बहुत इजी, अपने लैंग्वेज में से बना के लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि आप उल्टा मार के लिखो, आपको और समझ में आ जाती है तो आपको ट्रांसलेट करने आता है तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इसको प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। तो यही ऑलरेडी आपका सेंट्रल आइडिया होता है, और सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि आपने पोयम पढ़ लिया, पोयम को आपको समझ में आ गया, पोयम का मैसेज क्या है, उसी मैसेज को क्या करना है, आपको जो है आपको राइट कर देना है, लिख देना है, जिसके द्वारा है आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।